अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिलों के ऊपर एहतजाज किया जा रहा है क्योंकि आज एक इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट 50 रुपए का हो चुका है। अगर कोई घर 300 या 200 यूनिट कंज्यूम करता है तो उनके घर तकरीबन 10,000 रुपए का बिल भेज दिया जाता है, जो कि उस शख्स के लिए भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जो रोज़ाना 500 कमाता है, ये जिसकी तनख्वाह 30,000 से कम है। आज पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। आम शख्स का जीना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर आ चुके हैं और सड़कों पर आकर एहतजाज कर रहे हैं। और इन एहतजाज के अंदर लोगों का ये मुतालबा है कि इन बिलों के अंदर जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, इन टैक्सेस को कम कर दिया जाए और उन फ्री यूनिट्स को भी ख़त्म कर दिया जाए जो नेपरा, वापटा और दूसरे इलेक्ट्रिक पावर कंपनीज के मुलाजमीन को दी जा रहे हैं। क्या वाकई में हुकूमत इनका ये मुतालबा कबूल करेगी? क्या बिजली की कीमतों में कमी आएगी? क्या टैक्सेस रिमूव होंगे? और इन फ्री यूनिट्स का कितना ज़्यादा हुकूमत के ऊपर बोझ पड़ रहा है और इस महंगाई के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं। वज़ीराबाद धोकल गांव में बिजली के बिल जमा ना कराने के ऐलानात। बिजली और पेट्रोल की मुफ्त बिजली और मुफ्त पेट्रोल उनको दिया जा रहा है, उसका सारा दबाव आवाम के ऊपर है। हमारे बिजली के बिलों के अंदर नाजायज़ टैक्स लगाए जा रहे हैं। जिस दिन से पाकिस्तान बना है उस दिन से लेकर आज तक सिर्फ पाकिस्तान मुश्किलात का ही सामना कर रहा है। इन मुश्किलात में फाइनेंशियल मुश्किलात भी हैं कि पाकिस्तान को किस तरह फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और पाकिस्तान की जीडीपी को किस तरह स्ट्रॉन्ग किया जाए। ज़्यादातर कंट्रीज़ की जीडीपी ऑयल, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सेक्टर और एग्रीकल्चर पर बेस करती है। पाकिस्तान की इकॉनमी भी एग्रीकल्चर पर बेस करती है। पाकिस्तान की ज़्यादातर ज़मीन एग्रीकल्चर ज़मीन है, लेकिन इसको भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आज तक किसानों को नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया गया और ना ही उन्हें कोई रिलीफ दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इन पार्टीज ने पाकिस्तान की तरक्की के बारे में ना सोचा और इन पार्टीज ने सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के बारे में सोचा। जितनी भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर पार्टीज आई, इन्होंने सिर्फ मुल्क पाकिस्तान को कर्जा लेकर चलाते आ रहे हैं। पाकिस्तान का कुल कर्जा 2008 से पहले 2000 अरब रुपए था। जब 2008 के अंदर आम इंतखाबात होते हैं, इन जनरल इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी जीत जाती है, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है और इनके दौरे हुकूमत के अंदर तकरीबन 125% कर्जा बढ़ जाता है। जो कर्जा पहले 42 बिलियन डॉलर होता है, जो बढ़कर 52 बिलियन डॉलर हो जाता है और इस कर्जे की बुनियादी वजह हुकूमती अखराजात बताए जाते हैं। उसके बाद 2013 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आती है। इनके दौरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान के कर्जों में तकरीबन 226 गुना इजाफा हो जाता है। जो कर्जे पहले 52 बिलियन डॉलर होते हैं वो बढ़कर 75 बिलियन डॉलर तक हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह सी पैक बताई जाती है। ये कर्जे ज़्यादातर चीन से लिए जाते हैं। सी पैक कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट भी चीन को ही साइन करवाए जाते हैं। उसके बाद 2018 के अंदर पीटीआई आम इंतखाबात जीत जाती है। जब ये आम इंतखाबात जीत जाती है तो ये इक़्तिदार में आने के बाद इनके दौरे हुकूमत के अंदर तकरीबन 300 गुना ज़्यादा कर्जा बढ़ जाता है पाकिस्तान का। जो कर्जा पहले 75 बिलियन डॉलर होता है वो बढ़कर तकरीबन 110 बिलियन डॉलर हो जाता है और इस कर्जे की बुनियादी वजह ही नहीं बताई जाती। IMF की एक स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने कुल कर्जों में से तकरीबन 30% चीन का मकरूज है, यानी कि चीन ऐसी कंट्री है जो हमें दो तरफा कर्जा देती है और ये दूसरे नंबर पर ही आती है वर्ल्ड बैंक और IMF के बाद। कितनी दुख की बात है कि 110 बिलियन डॉलर कर्जा लेने के बावजूद भी पाकिस्तान का करंट बैलेंस 2023 के अंदर 3 बिलियन डॉलर से भी कम हो जाता है
اور پاکستان ڈیفالٹ سچویشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اس دوران اس وقت کی حکومت PDM یعنی کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جس کو شہباز شریف لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایک دفعہ پوری دنیا کے اندر چکر لگاتے ہیں قرضے کے لیے، لیکن اس وقت کسی کنٹری سے بھی پاکستان کو قرضہ نہیں ملتا، صرف پاکستان کے پاس ایک چوائس رہ جاتی ہے، وہ ہوتی ہے IMF۔ پاکستان پھر IMF کے پاس جاتا ہے، IMF بھی پاکستانی حکومت کے سامنے بہت بڑی کڑی شرائط رکھ دیتی ہے، اور پاکستانی حکومت بھی ان کڑی شرائط کو مان لیتی ہے، اور ان کڑی شرائط کو ماننے کے بعد پاکستانی حکومت اور گورنمنٹ کے درمیان تقریباً $3 بلین کا معاہدہ ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے، جس قرضے کی بنیاد پر عوام سے ٹیکسز لیے جا رہے ہیں، کیا یہ قرضہ پاکستان کو ابھی تک پورا ملا ہے یا نہیں؟ یہ جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو سائن کیا ہے ہماری پاکستانی حکومت نے اس $3 بلین کے لیے، یہ جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ SBA یعنی کہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی پالیسیز کو فالو کرتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک اس کنٹری کو مدد فراہم کی جاتی ہے کہ جس کا کرنٹ بیلنس جو ہوتا ہے وہ کم ہونے کی کگار پر ہو۔ اس کے اندر IMF اس ایگریمنٹ کے تحت IMF اس کنٹری کو 36 مہینوں کے اندر یہ قرضہ فراہم کرتی ہے، اور اس قرضے کو 3 یا 5 سال کے اندر واپسی کرنا ہوتا ہے، صرف 8 قسطوں کے اندر۔ جو قرضہ ابھی تک پاکستان کو ملا ہی نہیں، قرضے کی وجہ سے عوام سے بہت زیادہ ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ پاکستانی عوام کے اوپر یہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ صرف بوجھ مڈل کلاس لوگوں کے اوپر اور غریب فیملیز کے اوپر ہیں، نہ کہ بڑے بڑے افسران پر، کیونکہ الیکٹرک پاور کمپنیز کے اندر بہت سارے ملازمین کو اور بہت سارے افسران کو بہت زیادہ فری یونٹ پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ 2020 کی ایک اسپیشل رپورٹ کے مطابق وابٹا کے اندر تقریباً 1,79,000 ملازمین کام کرتے تھے، جنہوں نے 3,40,00,000 یونٹ استعمال کیے۔ اگر ان یونٹس کی ایسٹیمیٹ لگایا جائے تو تقریباً 8,19 کروڑ روپے بنتی ہے، جو کہ حکومت کے اوپر ایک بالکل فضول بوجھ ہے۔ اس ساری مہنگائی کے پیچھے ہماری یہ پولیٹیکل پارٹی ہی ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہ قرضہ تو لیتی ہیں، انہوں نے جو قرضہ لیا صرف اپنے ہی ذاتی مفاد کے لیا، نہ کہ کنٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے لیا، اور نہ ہی انہوں نے عوام کے بارے میں سوچا۔ آج تک جتنی بھی پالیسیز بنائی گئی ہیں ان کے اندر غریب عوام کے بارے میں زیادہ تر نہیں سوچا گیا، صرف غریب عوام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، نہ کہ بڑے بڑے افسران کو۔ میری لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ اپنا ایک پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں اور حکومت کے خلاف ایک پرامن احتجاج کریں۔ آنے والے الیکشنز کے اندر اس حکومت کا انتخاب کریں جو حکومت عوام کے لیے بھی اچھی ہو، اور جو حکومت پاکستان کے لیے بھی اچھی ہو، اور وہ حکومت اسلام کے لیے بھی اچھی ہو۔